हेलो, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आईसीएससी के 2024 के कंप्यूटर एप्लीकेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कवर करेंगे। और इस क्वेश्चन में हमने जो देखना है वो मेन जो फोकस रहेगा हमारा वो होगा कि कैसे हम कंप्यूट करेंगे सम ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें हमने सम ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच रो निकाला था और वो इसके मुकाबले थोड़ा आसान होता है। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस ये आ गया कि मुझे सम करना है एलिमेंट का हर एक कॉलम का। इस बार हम कॉलम के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में दो पार्ट है, पहले तो हमें मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करना है और दूसरा हमें कॉलम का सम निकालना है। अभी तक मुझे उम्मीद है कि आपको मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करना तो आ चुका होगा, लेकिन फिर भी हम इसे कवर कर लेंगे अगर किसी को डाउट है तो। और इसकी भी प्रैक्टिस आप करना मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे प्रिंट करते हैं, क्योंकि इसके आने के चांस भी हैं कि क्वेश्चन कोई आएगा तो उसमें पहला पार्ट आपको यही दे दिया जाएगा कि उसको मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करो, फिर दूसरे में जो मेन आपको इम्प्लीमेंट करना है जो लॉजिक है वो पूछा रहेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से चांस हैं क्वेश्चन के आने के। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि हम किस तरीके से इसमें एलिमेंट का सम निकालेंगे। तो देखो, पहले तो हमें 2D एरे लेना है और उसमें यहाँ पर एक चीज़ बोली है कि जो साइज़ होगा वो n इंटू एम होगा। तो n यहाँ पर रो को डिनोट करता है और कॉलम को m डिनोट करता है। उनका कहने का मतलब ये है कि जो साइज़ होगा m मतलब ये हमें यूज़र से इनपुट में लेना है। ठीक है, वो ये कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे नंबर ऑफ़ रोज़ होगी वो हम n में स्टोर कर लेंगे और जो नंबर ऑफ़ कॉलम होगी वो हम m में स्टोर कर लेंगे। यहाँ तक ठीक है। अब एरे को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे प्रिंट करते हैं वो तो आपको वैसे पता है, मैं फिर भी एक बार आपको समझा दूंगा। दूसरा बोला है कि प्रिंट करना है एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम। अब देखो, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि इसका लॉजिक किस तरीके से बनाएंगे। थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि जो हमने एरे इनपुट में दिया है उसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। ये ऐसे कह लीजिए कि 2 इंटू 3 उसका साइज़ है। ठीक है, 2 इंटू 3 का मतलब ये हुआ कि इसमें 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगी। तो जो इसमें 2 रो और 3 कॉलम है उनमें एलिमेंट हमारे कुछ इस प्रकार से हैं कि पहला 2 है, 4 है, 3 है, 5 है, 7 है और 1 है। अगर क्वेश्चन मेरा आया होता कि मुझे सम ऑफ रो निकालना है एलिमेंट ऑफ ईच रो, तो तब मैं ऐसे करता 2, 4 और 3 को ऐड करता, जो मैंने कि पिछली वीडियो में आपको कवर करके दिखा रखा है। यहाँ पर ट्विस्ट आ गया कि यहाँ पर सम ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम बोला है, तो जैसे पहली कॉलम ये है तो इसका मुझे आउटपुट जो दिखाना होगा किस तरीके से आना चाहिए आउटपुट, कि सम ऑफ फर्स्ट कॉलम या जो भी है कॉलम वो कितना आएगा, 5 + 2 क्या हुआ 7। इसी तरीके से दूसरी कॉलम का जो मेरा सम ऑफ एलिमेंट आने चाहिए वो कितना होगा, 7 + 4 कितना हुआ 11। ठीक है, तो ये मेरी दूसरी कॉलम का एलिमेंटों का सम हो गया। इसी तरीके से तीसरी कॉलम के एलिमेंटों का सम 3 + 1 4 होगा। इस प्रकार से हमें अपने प्रोग्राम में लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है। तो ये तो हमने देखा कि भाई क्या हमें करना है। अब सीधा इसके कोड बनाते हैं और वहाँ पर समझते हैं कि लॉजिक हम किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंट करेंगे। तो स्कैनर को इंपोर्ट कर रखा है। सबसे पहले एक लाइन हम लिख देंगे, एंटर द, क्या लिखेंगे, system.out.println एंटर द नंबर ऑफ रोज़। जब ये लिखा आएगा तो उसके बाद यूज़र हमें इनपुट करके देगा रोज़, और हमने अभी देखा था हमें n वाले वेरिएबल में स्टोर करनी है। तो मैंने एक इंट n वेरिएबल बना दिया और उसमें स्टोर कर दूंगा sc.next int। तो जो भी उसने रो दी वो क्या है, वो यहाँ पर आके स्टोर हो जाएगी। ठीक है ना, याद रखना ये रोज़ के लिए n है। इसी तरीके से एक m वेरिएबल भी बना रखा था, उसमें हम क्या स्टोर करेंगे, उसमें हम अपनी कॉलम स्टोर करेंगे। तो ये वाला जो है ये कॉलम के लिए है, और इससे पहले लिख भी देंगे क्या, कि एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स। इसके यहाँ पर आएगी एक लाइन, तो पहले वो रो देगा वो n में चली जाएगी, जो भी रो की वैल्यू होगी, फिर कॉलम की वैल्यू देगा वो m में चली जाएगी। अब मुझे एक एरे बनाना है, 2D एरे, इंट a = न्यू इंट। अब इसका साइज़ क्या होगा, इसका जो साइज़ होगा वो इनसे पता चलेगा जो n और m है, क्योंकि कॉलम और रो का नंबर तो इसी में स्टोर है। तो n इसकी रो हो जाएंगी और m इसकी क्या हो जाएंगी, कॉलम हो जाएंगी। जो भी यूज़र देगा वो यहाँ वैल्यू अपने आप आ जाएगी। यूज़र ने अगर 2 और 3 दिया तो 2 और 3 साइज़ का एरे बनेगा। अगर यूज़र ने कुछ और वैल्यू दी n और m की, तो वो अपने आप उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर वो वैल्यू आएंगी और उसी साइज़ का हमारा एक एरे क्रिएट हो जाएगा। अब ये करने के बाद सबसे पहला काम क्या था, हमें एलिमेंट यूज़र से इनपुट में लेके अपने एरे में स्टोर करने। तो एक लाइन लिख देंगे, system.out.println एंटर द एलिमेंट इन द एरे। ठीक है, तो ये लाइन लिखी आएगी कि एंटर द एलिमेंट्स इन द एरे। उसके बाद यूज़र हमारा एलिमेंट इनपुट करेगा। तो आपको पता है 2D एरे है तो 2 लूप लगेंगे।
आई इक्वल टू 0, आई लेस देन कहाँ तक, 12 वाला लूप रो के लिए होता है, ठीक है ना। तो लेस देन n, क्योंकि रो का नंबर n में स्टोर है, और आई प्लस प्लस ऐसे ही अंदर वाला चलेगा। फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन कहाँ तक m, क्योंकि m में मेरी कॉलम है, ठीक है ना, और j प्लस प्लस यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद यूज़र इनपुट में वैल्यू देगा तो हमें लेनी है, तो हमें लेने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें फिर से स्कैनर का यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो नेक्स्ट इंट मेथड का यूज़ करूँगा और इस तरीके से इनपुट में ले लूँगा। तो ये हमारा जो लॉजिक है, ये जो हमने बना रखा है, ये फ़िलहाल ये क्या कर रहा है, ये हमारा इनपुट ले रहा है एलिमेंट को, और यहाँ पर आएगा आई और जे, क्योंकि मैं आई में जो भी रो की वैल्यू आ रही है और जे में जो भी कॉलम की वैल्यू आ रही है उस पर वैल्यू उठा कर डलवा रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारा जो इतना पोर्शन है ये सिर्फ इनपुट लेने का होता है, ठीक है। जो ये 2 फॉर लूप यहाँ तक लगाए हैं, तो इसको तो आपको हर क्वेश्चन में जो एरे का आएगा स्कूल में वहाँ पर इनपुट लेना होगा। 2D एरे है तो इसका तो यूज़ तुम करोगे ही करोगे, ठीक है। तो लॉजिक टू इनपुट एलिमेंट्स। अब इसके बाद हमने क्या करना है, एक बार जब हमने इनपुट कर लिया एलिमेंट, उसके बाद इसको हमें प्रिंट करके दिखाना है मैट्रिक्स फॉर्म में। फिर से एक लाइन लिख देंगे, क्या लाइन लिखेंगे, एरे इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये लाइन लिखी आएगी एरे इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब हमें प्रिंट करवाना है, फिर से लूप लगाना पड़ेगा। देखो ऊपर वाला था इनपुट लेने के लिए, ये वाला है आउटपुट देने के लिए, या एक तरीके से कह लो कि हमें एरे प्रिंट करवाने के लिए ये कर रहे हैं। आई लेस देन कितना चलेगा, हमारा रो है n में, ठीक है। तो आई लेस देन n और आई प्लस प्लस, ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा सेम रहता है जो इनपुट वाला लिया है हमने उसके जैसे, जब हमें आउटपुट करवाना पड़ेगा मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। इंट j इक्वल टू 0, यहाँ पर बच्चे गलती ये भी कर देते कई बार, वो यहाँ आई ले लेते हैं और अंदर भी सेम वेरिएबल ले लेते हैं, वो गलती मत करना, ठीक है। मतलब इन बातों का भी ध्यान रखना, मैं साथ साथ बताते हुए चल रहा हूँ तुम्हें कि क्या क्या गलतियाँ बच्चे करते हैं पेपर में जो तुम्हें अवॉइड करनी है। तो अभी यहाँ हमने लूप तो लिख दिया, लेकिन अभी मैंने प्रिंट नहीं करा, तो मेरे को फिर से यहाँ लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट, इस बार आएगा प्रिंट। प्रिंट क्यों, क्योंकि मैं एरे को प्रिंट कर रहा हूँ, तो भाई मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करूँगा तो एलिमेंट रो में प्रिंट करने पड़ते हैं। पहले रो में प्रिंट करूँगा, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल 1 2 3 प्रिंट करना है, तो 1 आएगा कुछ इस प्रकार से। मैं एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर आया 1, फिर 2, फिर 3, फिर ऐसे नेक्स्ट लाइन में 1 के नीचे जो भी वैल्यू है, मान लो 4 है, 2 के नीचे 5 है, 3 के नीचे 6 है, इस प्रकार से आएगा। तो क्योंकि मेरे को एक लाइन में प्रिंट करना है एलिमेंट, मैट्रिक्स तभी बनेगा ना जब एक लाइन में जितने भी एलिमेंट है रो के वो प्रिंट करूँगा बारी बारी। तो उसके लिए मैं यहाँ प्रिंट का यूज़ कर रहा हूँ, प्रिंट एलन का नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एलन का यूज़ करूँगा तो एक लाइन में एक ही एलिमेंट आ पाएगा तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आया, इसको मैंने अच्छे से पिछली वीडियो में समझा भी रखा है, अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो उसको आप देख लेना, जहाँ मैंने सम ऑफ एलिमेंट ऑफ रो समझाए हुए हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आया, उसके बाद यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे किसको, प्रिंट किसे करना है मुझे, अपने एरे को। और एरे का नाम क्या है, एरे का नाम है ए। एरे का क्या प्रिंट करना है, एरे का आई और जे वाला एलिमेंट, ठीक है, जो ऊपर इनपुट ले रहे थे बस उसे यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो हमारा एरे प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर हमें एक एंटर डलवाएंगे, क्यों, क्योंकि जब मैं एक रो को प्रिंट कर दूंगा नेक्स्ट फिर अगली रो में आने के लिए एंटर भी तो हमें यूज़ करना पड़ेगा ना। तो एंटर का यूज़ करने का तरीका क्या होता है, जावा में मैंने बता रखा है, खाली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख करके छोड़ देते हैं, ये एक तरीके से एंटर का काम करता है। तो जैसे अगर मैं तुम्हें समझाऊँ, मेरी जो पहली वो है क्या बोलते हैं रो, वो प्रिंट हुई तो आया जैसे 1 2 3, ये जो मेरा 1 2 3 आया होगा ये मेरा ये ऊपर वाले की मदद से आया होगा। फिर इसके बाद ये वाला एंटर का काम करके इसको नेक्स्ट लाइन में पहुंचा देगा, ऐसा समझ लो। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाऊँगा नेक्स्ट लाइन में। अब ये इसकी मदद से जब नेक्स्ट लाइन में आया तो जो वैल्यू है अगली, जैसे मान लो 4 है, 5 है और 6 है, वो प्रिंट हो जाएगी। तो इस प्रकार से मेरा मैट्रिक्स बनेगा। अंदर वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये क्या कर रहा है, ये एक लाइन में प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। नीचे वाला जो प्रिंट एलन है वो एंटर मार के हमें नेक्स्ट लाइन में पहुंचाता है। और यहाँ पर इनके बीच में हम स्पेस भी अगर डलवाना चाहते हैं तो प्लस करके एक स्पेस दे सकते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे आउटपुट। ये तो हो गया हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट, ठीक है। अब जब ये हो गया उसके बाद अब सेकंड पार्ट पे हम आएंगे। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, कि हमें जो अपना एरे है उसके रो
नहीं, कॉलम के एलिमेंटों का सम निकालना है। तो अब मैं कॉलम के एलिमेंटों का सम निकालूंगा, उससे पहले एक लाइन लिख दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करके सम ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अब हम लगाएंगे लूप। अब ये जो लूप हम लगा रहे हैं ये हम कॉलम के एलिमेंटों का सम निकालने के लिए लगा रहे हैं। तो मैंने लिखा इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, अब थोड़ा ध्यान देना, मैं यहाँ आई लेस देन एम लिख रहा हूँ और आई प्लस प्लस। अब बताओ मैंने यहाँ पर कुछ अंतर, कुछ मतलब तुम्हें डिफरेंस लग रहा है ऊपर वाले लूप से अगर हम कंपेयर करें तो? ऐसे अगर मैं जे के लिए लिखूँ जे लेस देन एन जे प्लस प्लस, तो मैं एक डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। जब हमने इनपुट लिया था तो हमने लेस देन एन लिया था, क्योंकि भाई बोला था हमें कि एन रो है और एम कॉलम है। बात बिल्कुल सही है, यहाँ भी हमने ऐसे ही करा, लेस देन एन रो के लिए लिया, एम कॉलम के लिए था, और उसी तरीके से काम हमने करा। यहाँ पर हम उल्टा कर रहे हैं। उल्टा मतलब हम बाहर वाले लूप को रो के लिए नहीं चला करके किसके लिए चला रहे हैं, कॉलम के लिए, क्योंकि एम थी कॉलम, और अंदर वाले को किसके लिए चला रहे हैं, रो के लिए। जब पता चल रहा है ना डिफरेंस, देखो ये वाला मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूँ, ये वाला रो के लिए चल रहा था और ये वाला कॉलम के लिए। ऐसे ये वाला किसके लिए, रो के लिए चल रहा था, और अंदर वाला कॉलम के लिए। तो ठीक है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर उल्टा इसलिए किया क्योंकि जो हमें करना है, जो हमें आउटपुट देना है, उसके लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमसे बोला गया है सम ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम। एक बात याद रखना, जब भी तुम्हें सम निकालने को बोला जाए और जिस चीज़ का बोला जाए, जिस चीज़ का मतलब अगर तुम्हें रो का बोला गया तो रो का वाला रो की वैल्यू ऊपर आएगी। यहाँ पर मैं बोला कि सम ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम, तो मतलब हम कॉलम को ध्यान में रखते हुए अपना लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसलिए कॉलम ऊपर आएगा, कॉलम पहले आएगा। ठीक है, क्योंकि हम हर कॉलम के लिए लूप चला रहे हैं अब, तो बाहर वाला लूप एक कॉलम में आएगा और अंदर वाला उस कॉलम में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको पिक करके उनका सम निकालेगा। ये तरीका है। आ रही ना बात समझ में? रो वाला जब हमने करा था पिछला क्वेश्चन, उसमें हमने यहाँ रो लिया था, मतलब नॉर्मल हम चले थे जैसे हम ऊपर करते हुए आ रहे, क्योंकि देखो वहाँ पर हमें रो के एलिमेंट का सम निकालना था, तो इसलिए बाहर वाला जो लूप था वो एक रो में आके बैठ गया, फिर अंदर वाले ने उसके सारे एलिमेंटों का सम निकाला। तो इसलिए वहाँ पर हम नॉर्मल वे में चलते हुए आए और वहाँ पर हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं आई। लेकिन यहाँ पर हम उल्टा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉलम का एलिमेंटों का सम निकालना है, और कॉलम के एलिमेंट का सम निकालने के लिए कॉलम में आना पड़ेगा। तो उसके लिए बाहर वाला लूप हम कॉलम के लिए लगाएंगे कि भाई पहली कॉलम में आके हम बैठ गए, फिर अंदर वाला उसके हर एक एलिमेंट का सम निकालेगा। एक तरीके से कह लो उसमें जो रो हैं, जैसे मैंने तुम्हें समझाया था, ये कॉलम है तो उसमें 2 रो हैं, तो इन 2 पे चलेगा, वो पहले 2 पे आएगा फिर 5 पे आएगा, इस प्रकार से इन दोनों का सम निकालेगा। बात क्लियर हो रही ना यहाँ पर? ठीक है, अभी मैं तुम्हें समझा के भी दिखा दूंगा इसका ड्राई रन करके कि किस तरीके से काम हो रहा होगा। पर इतना तो समझ में आ रहा है ना कि किस मतलब हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें जिसका सम निकालना है हम उसको एक तरीके से समझ लो, उसको ज़्यादा हम वैल्यू देते हैं, या पहला वाला लूप उसके लिए चलता है। ठीक है, अब मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऊपर हमने क्यों नहीं करा ऐसा, ऊपर हमने रो क्यों लिया पहले और कॉलम को क्यों नहीं लिया? तो भाई उसका रीज़न ये है, जब भी हम इनपुट लेते हैं एरे में वैल्यू, हमेशा याद रखना कि रो पहले आती है। मतलब जो तरीका होता है, देखो हर चीज़ का तरीका होता है ना करने का, तो ये डिफ़ॉल्ट वे है कि हम रो पहले लिखते हैं और कॉलम उसके बाद अंदर आती है। हम चलते इस प्रकार से हैं कि पहला एलिमेंट हम यहाँ इनपुट करेंगे, जैसे 2 करा, फिर 4 करा, फिर 3 करा, फिर 5 करा, 7 करा, फिर 1 करा। कोई अगर ऐसे उल्टा करना चाहे कि 2 5 4 7 3 1, तो वो भी कर सकता है, कोई मना नहीं है। पर हर चीज़ को करने का कोई हम एक तरीका पकड़ लेते हैं ना, कि बोलते हैं कि भाई हम इस तरीके से चलेंगे, करने का और तरीके भी होते हैं, तो वही है। तो हम ये नॉर्मल तरीका है इसलिए हम इसको करते हैं, क्योंकि करने को तो दूसरा तरीका भी है पर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए हम कोई भी तुमने देखा नहीं होगा कि कोई उसका यूज़ करता है। तो नॉर्मल तरीके से तो हम ऐसे ही चलते हैं कि भाई पहले रो को लेंगे बाद में कॉलम को लेंगे, पर क्योंकि यहाँ लॉजिक इस तरीके का हमें बनाना है तो यहाँ पर हमें ऐसा करना पड़ेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, तो जब हमने ये कर लिया, हमने कॉलम और रो 2 के लिए लूप चला दिए, तो अब हमारी बारी आती है प्रिंट करने की, मतलब सम निकालने की, फिर उसको प्रिंट करने की। तो सम निकालने के लिए एक वेरिएबल मैं बना लेता हूँ यहाँ पर एक वेरिएबल बन जाएगा इंट सम, किसका?
कॉलम का ना, तो सम खाली सम करके वेरिएबल बना दिया इक्वल टू 0, ठीक है ना। सम इक्वल टू 0 करा, क्योंकि सम निकाल रहे हैं तो उसको इनिशियलाइज़ करना पड़ता है। जब भी किसी का सम निकाल रहे हैं तो उस वेरिएबल को तुम बिना वैल्यू के नहीं छोड़ सकते, एरर दे देगा, तुम्हें कुछ ना कुछ वैल्यू उसमें देनी पड़ती है। तो हमने 0, अब 0 क्यों दिया? देखो 0 देने का कारण ये है क्योंकि 0 में तुम कुछ भी जोड़ो तो फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब जैसे मैं उसमें कोई भी वैल्यू जोड़ूँ, 5 जोड़ूँ तो 5 ही रहेगी। तो मतलब 0 लेकर के ये है कि वैल्यू भी दे दी और उससे मेरा जो रिजल्ट है उसमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला, तो एक तीर से 2 निशाने हो गए, ये बात है, इसलिए हमने 0 दिया। अब यहाँ पर जब हम ये लूप चल रहा है मेरा, मैं क्या करूँगा, मैं सम इक्वल टू सम प्लस उसमें मैं अपने एरे को ऐड करूँगा, ठीक है ना, प्लस एरे के हर एक एलिमेंट को ऐड करूँगा, ठीक है ना। तो सम प्लस एरे का हर एक एलिमेंट, अब मैंने यहाँ पहले जे लिखा और आई लिखा। अब ऐसा क्यों करा? देखो अब यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि आप कॉलम का सम निकाल रहे हो, ठीक है, तो कॉलम को हम आई वेरिएबल से ट्रेस कर रहे हैं, तो आपने जे क्यों लिखा हुआ यहाँ पर और बाद में आई लिख रहे हो? अब ऐसा क्यों कर रहे हो आप? तो ऐसा कई बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि आपने पहले यहाँ पर लूप उल्टा चला रहे हो, पहली कॉलम के लिए चला रहे हो, बाद में रो के लिए चला रहे हो। यहाँ तक तो हमें समझ में आया, फिर आपने अंदर भी वैल्यू अपोजिट कर दी, चलो ठीक है, पर बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो ऐसा हो क्यों रहा है? तो यही मैंने तुम्हें समझाना है। अब देखो ध्यान से, आते हैं यहाँ पर, मैं तुम्हें बोलूँ कि जो मेरा ये 2 है, ये वाला 2, ठीक है, तो इसकी अगर मैं तुम्हें इंडेक्स की बात करूँ, इसका इंडेक्स मैं इसके आगे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ठीक है। इसका क्या होगा, 0,0 होगा ना। ऐसी अगर मैं देखो बड़े ध्यान से सुनना, अगर तुमने इसको समझ लिया ना, तुम लॉजिक खुद बना लोगे पेपर में, तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुमने समझ लिया तो तुम खुद क्रिएट कर लोगे। तो बस ध्यान से सुन लो, 1-2 मिनट की बात है, अगर समझ में आ गया तो फिर तुम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो इसका 0,0 हुआ क्योंकि यहाँ रो पहले इंडेक्स है, तो ये 0, कॉलम के लिए भी 0। यहाँ पर रो तो मेरी पहली ही है, 4th वाले के लिए भी रो पहली है तो 0 रहेगा, लेकिन कॉलम दूसरी होगी तो इसलिए 1 हो जाएगा। अब ये मैंने पहले तुम्हें समझा रखा है कि याद रखना इंडेक्स 0,0 से स्टार्ट होते हैं, भले हम इसे कॉलम 1 बोलते हैं और रो 1 बोलते हैं, पर जब इंडेक्स की बात करें तो वो 0 से ही स्टार्ट होते हैं। तो इस प्रकार से तीसरे वाले का क्या होगा, तीसरे वाले का होगा, रो तो पहली वाली ही है तो 0 रहा, कॉलम तीसरी होगी तो उसका 2 हो गया। अब ऐसी 5 वाला जो एलिमेंट है इसकी बात करूँ तो इसका क्या होगा, रो 2 है तो मतलब 1 कह लो इंडेक्स, ठीक है। जो भी रो का नंबर है उससे एक नंबर कम होता है इंडेक्स, तो अगर रो 2 है तो इंडेक्स होगा 1, और पहले हम रो का लिखते हैं बाद में कॉलम का, तो रो का 1 हो गया, कॉलम है 1 तो उसमें से 1 माइनस कर लो तो 0 हो गया, ठीक है। ऐसी अगले वाले की बात करूँ, ये मैंने सब पिछली वीडियो में समझा रखा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी एरे की जो मैंने एरे की प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें देख लेना, मैंने हर चीज़ को डिटेल में समझा रखा है कि उसमें कई टीचर यहाँ पर रो 0 भी बोलते हैं, कॉलम 0 भी बोलते हैं, कई रो 1 बोलते हैं, कॉलम 1 बोलते हैं, तो वो सब बातें मैंने वहाँ क्लियर कर रखी, तो एक बार सीक्वेंस में देखोगे ना तो डाउट नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ पर रो तो मेरी 2 ही है तो उसका इंडेक्स 1 ही रहेगा, कॉलम 2 होगी तो उसका 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी ऐसे ही रहेगा, रो तो मेरी वही है पर कॉलम बढ़ गई मेरी तो यहाँ 2 हो गया। अब ये है इनके इंडेक्स। अब ज़रा यहाँ पर आके समझते हैं हो क्या रहा, प्रोग्राम चल कैसे रहा होगा, इसको समझ लो फिर रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब मेरा बाहर वाला लूप था ये <m चल रहा है, और अगर इस प्रोग्राम के हिसाब से देखूँ मैं तो मेरा m है 3, तो <3 चल रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी 3 कॉलम है और मेरे को तीनों कॉलम का प्रिंट करना है सम ऑफ एलिमेंट, तो इसलिए 3 बार चलाया, एक बार कॉलम 1 के लिए, कॉलम 2 के लिए, कॉलम 3 के लिए। ये तो हमारे समझ में आ रहा है। जे कितना चलेगा, n, n क्या है मेरा रो का नंबर, वो क्या है 2। तो ऐसा कह सकते हैं हर कॉलम के लिए अंदर वाला लूप 2 बार चल रहा है। और क्या यह बात सत्य है, क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है, हर कॉलम के लिए 2 बार चलेगा क्योंकि हर कॉलम के अंदर 2 रो आ रही हैं। क्लियर? कॉलम 1 के लिए भी ये 2 रो हैं, कॉलम 2 के लिए भी ये 2 हैं, कॉलम 3 के लिए भी ये 2 हैं, तो यहाँ तक सब ठीक है। जब सम निकाल रहे तो यार यहाँ पहले जे क्यों ले रहे और आई क्यों ले रहे, अब उसका रीज़न समझ लो। ए जे हमने इसलिए करा क्योंकि देखो जे में जब मेरा पहली बार ये लूप चल रहा होगा तो क्या वैल्यू आ रही होगी, 0 ना, 0। और जब बाहर वाला भी पहली बार चल रहा था तो 0 था, बाहर वाला चला 0 के लिए, उसके लिए अंदर जे वाला चला, पहली वैल्यू आई 0, तो मेरा कुछ ऐसा बना 0 और 0, ठीक है। आई में भी 0 है, जे में भी 0 है, तो मैंने जे और आई लिया, तो इसका मतलब कुछ ऐसा बनाना कि मैं ले रहा हूँ
एरे कौन सा वाला, जिसके यहाँ 0 है और यहाँ भी 0 है, कुछ ऐसा बनाना ये, ठीक है। तो मतलब इसका ये हुआ कि 0 0 वाला वैल्यू मैं उठा रहा हूँ, तो वो कौन है 2। तो पहली बार मेरे सम में कौन आया होगा, सोच के बताओ। पहली बार मेरे सम में, मैं नेक्स्ट लाइन में कमेंट करके लिख देता हूँ, पहली बार आया होगा 2, ठीक है, क्लियर। आगे फिर मेरा लूप बढ़ा, इसके बाद लूप आगे बढ़ा तो अंदर वाला लूप की वैल्यू होगी 1 होगी, 1 लेस देन n है, तो n तो मेरा 2 था तो बिल्कुल लेस देन n है, तो 1 हुई, तो यहाँ पर 1 कर दी मैंने। अब समझो यहाँ, अब जब इस लाइन में आए तो हुआ a, j और i, जिसका मतलब ये बना कि a, अब j की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, और i की वैल्यू क्या है, 0 ही है, तो बना a10, और a10 कौन है, a10 है 5, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट उस कॉलम में। तो अब मेरे सम में कौन जुड़ेगा, 5, तो सम तो वैसे पहले मेरा क्या था, 2 था, और उसमें अगर 5 कोई जोड़ दे तो क्या बन जाता है, 7, तो मेरे सम में फाइनल वैल्यू आ रखी है 7, और वो ही मेरी पहली कॉलम का एलिमेंटों का सम है। अब तुम बोलते कि अगर मैं यहाँ आई जे लिखता, तो खुद देख लो, अगर आई पहले होता जे बाद में होता तो ये बनता 0 1, और अगर ये 0 1 बनता तो वो कौन है, ये वो ये है, तो वो इसका सम जोड़ देता, उसमें जो मेरा गलत आंसर आता वो आता 6, तो वो कोई सही आंसर नहीं है, तो इसलिए हमने जे आई करा। क्लियर है ना। देखो लॉजिक को समझा करो, तुम भले ही 5 मिनट में रट लोगे और समझने में भले तुम्हें 15-20 मिनट लग जाएगा, लेकिन रटावा याद रखना कि एक दिन से ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में टिकने वाला नहीं है। लेकिन तुम अगर किसी चीज़ को समझते हो ना, तो वो ज़िंदगी भर तुम्हारे दिमाग में टिकी रहेगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म तो सुना ही होगा। तो कोई चीज़ अगर रटते हो तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, वो थोड़ी देर के लिए रहती है। कोई चीज़ समझते हो लॉजिक के साथ तो वो फिर हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहती है, ठीक है। बात समझ में आ रही। कई बातें होंगी बचपन की ऐसी जो कभी तुमने समझी होगी, कोई किताब में पढ़ी होगी, कोई पोएम या कुछ चीज़ ऐसी जो दिमाग में अभी भी याद आ जाती है, या कोई कुछ क्वेश्चन ऐसे करे होंगे, होता है, ठीक है। तो वो तभी होता है जब तुमने उसको ध्यान से लॉजिक समझ करके कोई डाउट नहीं रहने दिया हो अपने दिमाग में। अगर रटते हो तो वो तुम्हें भी पता है, एक दिन पहले रटोगे वो अगले दिन सारा साफ़ हो जाना है, ठीक है। तो समझा करो, डाउट आता है मुझसे कमेंट में पूछ लिया करो। अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर मेरा सम बना है 7। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब इसको प्रिंट करना है ना। तो प्रिंट करने के लिए बस एक लाइन लिख दूँगा, क्या, system.out.print, यहाँ पर आएगी लाइन system.out.print, और उसके बाद यहाँ पर अब प्रिंट क्या करना है। प्रिंट करने से पहले एक बार लिख भी दूंगा कि किसका प्रिंट कर रहा हूँ मैं। अब सम ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम, कौन सी कॉलम, पहली कॉलम ना, तो कॉलम पहली वैल्यू कहाँ से निकालूँ, ऑफ कॉलम पहली कैसे निकालूँ, 1 कैसे लिखूँ मैं, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम 1, मैं चाहता हूँ ऐसा लिखा है जैसे पहली वाली का सम आने से पहले लिखा है कि सम ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम 1, फिर उसका सम प्रिंट हो जाए, फिर सम ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम 2, फिर उसका सम प्रिंट हो जाए, फिर सम ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम 3 और उसका प्रिंट हो जाए। तो कैसे होगा, तो मैं लिख दूंगा सम ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम प्लस, अब मेरे को 1 कौन देगा, मेरे को 1 कौन देगा, देखो कॉलम को कौन ट्रेस कर रहा है, ये कर रहा है, 3 कॉलम है तो ये 3 बार चल रहा है, पर इसकी वैल्यू पहले हो रही है 0, तो अगर मैं यहाँ पर प्लस करके 0 हो रही ना, पर मेरे को 1 चाहिए, तो मैं इसमें अगर i+1 लिखूँ तो अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये लिखा है यहाँ सम ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम, आई की वैल्यू थी 0, तो 0 में 1 प्लस क्या हुआ, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम 1, ठीक है, यहाँ पर, और इक्वल टू ये इसकी वैल्यू हमने कर दी प्रिंट, इक्वल टू लगा के, किस में है वैल्यू, वो मेरी है सम नाम के वेरिएबल में, ठीक है। तो अब देखो समझ लो ये करा क्या मैंने, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम, ये तो ऐसी कैसी आएगा, इसलिए मैंने इसको डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखा है। इसकी वैल्यू मैं चाहता हूँ कि वो प्रिंट करे इसको इवेल्युएट करके, तो इसलिए मैंने इसको डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर नहीं लिखा है, प्लस से इसको इसके पीछे मैंने अटैच कर दिया। एक तरीके से प्लस का यूज़ करते हैं कॉन्केटिनेट, मतलब अटैच करने के लिए स्ट्रिंग में किसी चीज़ को, फिर से प्लस करके इसको, ये स्ट्रिंग थी इसमें तो कुछ इवेल्युएट करने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए इसको डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखा, फिर से प्लस करके सम लिख दिया। सम को हम चाहते हैं कि इसकी वो वैल्यू प्रिंट करे, तो इसलिए इसको डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर नहीं लिखा है, और इसको लिखना भी मत, वरना वो इसकी वैल्यू नहीं, वो इसी को उठा करके ऐसे ही चिपका देगा स्क्रीन में, और SUM सम लिखा हुआ दिखेगा तुम्हें,
ना कि ओरिजिनल सम जो कैलकुलेट करके आना चाहिए। तो इसको ऐसे लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर नहीं लिखेंगे। ये होने के बाद अब क्या करना है हमें, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें इसे सीधा एग्जीक्यूट करके देखना है। अब देखो इसको करने का एक और तरीका है, कई लोग यहाँ पर इंडेक्स लिख करके करते हैं, मैं अभी तुम्हें वो भी दिखा दूंगा। एक बार इसका ज़रा हम आउटपुट देख लें कि कैसा आ रहा है, ठीक है। तो बोला एंटर द नंबर ऑफ रोज, मैं वही ले लेता हूँ 2 रो और 3 कॉलम हो गई। एलिमेंट जो मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिए थे 2 4 3 5 7 1, ठीक है। 2 4 3 5 7 1, तो मैट्रिक्स फॉर्म में देखो सही है। 2 4 3 5 7 1 बोल रहा सम ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम। ये तो मैंने खाली यहाँ पर हमने ये लाइन सिर्फ ये बताने के लिए लिखी कि हम मतलब प्रिंट करना शुरू कर रहे हैं। तो अगर तुम हटाना चाहते हो उसको हटा दो, क्योंकि वैसे भी ये कुछ खास लग नहीं थी, है ना। तो यहाँ पर या तुम ये लिख सकते हो कि प्रिंटिंग सम ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम, हाँ ये लिख सकते हो, वो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो यहाँ लिखा है। तो अगली पे आते हैं जो मेन है हमारी, कि सम ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम 1 इक्वल टू 7। तो देख लेते हैं 5 + 2 कितना हुआ 7। अगली वाली का 7 + 4 कितना होना चाहिए था 11। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, 11 की जगह मेरा 18 आ रहा है। ये कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि 11 में मेरा ये ऊपर का 7 भी ऐड हो जा रहा है ना, यही हो रहा है। देखो अब ये मैंने क्यों करा और मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये गलतियाँ तुम पेपर में ना करो। मैंने सम वाला वेरिएबल बनाया था बाहर, इंट सम इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये सम वाला वेरिएबल अगर मैं बाहर बनाता हूँ, दिक्कत इसमें ये होती है, एक बार जब ये किसी एक कॉलम का सम प्रिंट कर देगा ना, उसके बाद इसकी वैल्यू जो इसमें वैल्यू है वो वैसी की वैसी रहेगी। तो फिर जब ये अगले कॉलम का सम प्रिंट करने जाएगा ना, तो पुरानी वाले की वैल्यू भी उसमें ऐड कर देगा। तो ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। अब इसे सॉल्व कैसे करें? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, इस वेरिएबल को तुम यहाँ पर इस लूप के अंदर बनाओ। तो इससे क्या होगा, तो इससे भाई ये होगा, बताओ क्या होगा इससे, जब हमारा लूप चलेगा ना, तो इसमें ये होगा कि हमारा पहली मान लो जो कॉलम है मेरी, उसका सम यहाँ पर प्रिंट हो गया। उसका प्रिंट होने के बाद जब ये ऊपर जाएगा, तो फिर से मेरा सम वाला वेरिएबल एक तरीके से रीसेट हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब बिल्कुल फ्रेश हो गया वो। तो फिर दोबारा जब अगली कॉलम का वो वैल्यू ऐड करके प्रिंट करेगा, तो अब हमारा आउटपुट सही आएगा। तो तुमने यहाँ देखा कि छोटी सी गलती करके ना पूरे लॉजिक का गुड़ गोबर हो जाता है, पूरा बैंड बज जाती है। तो भाई इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये गलतियाँ तुमने पेपर में नहीं करनी, तभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ये सब करके, ठीक है। तो ये तुमने मानी, दोबारा नहीं करनी। यहाँ पर जब एक बार देख ली, इसको समझो, इन चीज़ों का ना भाई तुम इन लॉजिक के साथ इन छोटी छोटी चीज़ों पर भी फोकस दिया करो, वरना पता नहीं चलता फिर कि मार्क्स कहाँ कट गए। फिर तुम सोचते रहते हो कि प्रोग्राम तो सही बनाया था, मार्क्स कहाँ कट गए। तो मार्क्स यहाँ कटते हैं, ठीक है। अब देखो आउटपुट सही आ रहा है मेरा। तो देखा तुमने, बस मैंने कोई लॉजिक में चेंज नहीं करा, मैंने बस वेरिएबल का डिक्लेरेशन ऊपर करा था, उसे नीचे कर दिया और पूरा आउटपुट बदल गया मेरा। यहाँ 18 था, अब 11 आ रहा और यहाँ 4 आ रहा, सही हो गया ना, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 314 और ये हमारा 11। तो भाई ये है, मतलब तुम्हें ये छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना है जब क्वेश्चन करते हो, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें यहाँ बोल रहा था, अब जैसे मेरा आउटपुट लिखा आया यहाँ पर सम ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, और वो प्रिंट हो गए। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सम ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम विद इंडेक्स करके इंडेक्स प्रिंट करते हैं, कि मतलब सम ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम विद इंडेक्स 0। अगर तुम ऐसा प्रिंट करना चाहते हो कि मतलब 0 इंडेक्स वाली कॉलम का सम ये है, तो वो भी तुम प्रिंट कर सकते हो, तब तुम्हें +1 नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये तरीका भी है, पर ये मेरे को ज़्यादा बेटर ये वाला लगता है कि हम पहली कॉलम का ये है, दूसरी कॉलम का ये, तीसरी कॉलम का ये है। और अगर वो भी करना चाहते हो या तुम्हारा टीचर वैसे करवा रहा है, तो तुम वैसे भी कर लो, फ़र्क नहीं पड़ता। बात एक ही है, मार्क्स नहीं कटेंगे। तुम वो वाला तरीका भी कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी, चीज़ें क्लियर हुई होंगी, डाउट भी क्लियर हुए होंगे और कई चीज़ें समझ में आई होगी। देखो वीडियो अच्छी लगी है, लगता है मैं मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए और मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है, तो भाई लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट भी करके बताना और शेयर भी कर देना। बस जितना तुम शेयर करोगे तो उतना मेरी चैनल की ग्रोथ बढ़ेगी, तो मैं भी उतनी जल्दी जल्दी नई नई वीडियोस लेके आऊँगा। और मैं सोच रहा हूँ कभी कुछ टाइम बाद कुछ और भी लेकर के आऊँ अपने चैनल में, अगर मेरा चैनल ठीक चलता है, ठीक है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, ये तो कर ही सकते हो, है ना, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही था, जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।